मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा आप सभी लोगों का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग सीटेट के पीछे सालों में आए हुए प्रश्नों पे ध्यान देंगे और सीटेट में जितने भी गणित पे आए हुए चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, मैथ चाइल्ड पेडागोजी के, उस क्वेश्चंस के ऊपर हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा परीक्षा सीटेट आने वाला है। संभवतः कुछ दिनों के लिए आगे टल जाए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जुलाई के अंत तक जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम्स हो। इसलिए हम जो है अब सीटेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और सीटेट के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है। मैं गणित का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है, और जोड़ जब सिखा रहा है तो वह क्या करेगा कि बच्चा जल्दी से जल्दी समझ जाए। यानी कि बच्चे को इजीली समझाने के लिए अध्यापक कौन सी युक्ति का सबसे अधिक प्रयोग करेगा। उसके पास 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उन्हीं में से हमको देखना है। बाकी ऑप्शंस हमारे बदलते रहते हैं, लेकिन जो आपके सामने आपके ब्लैक बोर्ड पे दिए हुए ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को देख करके हमको यह देखना है कि बच्चे को हम किस स्थिति में, किस नियम को, या जो भी समाज या सोसाइटी है, जो एनसीएफ हमारा 2005 कह रहा है। एनसीएफ 2005 हमेशा यह कहता है कि हमेशा हमें अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए। बच्चों को न तो दंडित किया जाना चाहिए और बच्चों को न ही प्रताड़ित किया जाना चाहिए, न सजा दिया जाना चाहिए। बच्चों को केवल या तो प्यार से समझाना चाहिए या उन्हें लिखित रूप में या करके सिखाने का प्रयोग किए। महात्मा गांधी का जो शिक्षा नियम है वह भी उन्होंने बताया कि करके सीखो। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए सीटेट सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोकस करता है, न कि अध्यापक को केवल एक गाइड के रूप में प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कर। देखिए, जहाँ पे नो आ जाए, अगर आपके पास नहीं शब्द आ जाए तो उस क्वेश्चंस को तो आप काट ही दीजिए। वह विकल्प तो आपका कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग हो गया है। दूसरा हमारा विकल्प दे रहा है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन के द्वारा किया जाना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे मूल्यांकन भी आ गया। हमें कक्षा 2 के बच्चों का कोई मूल्यांकन नहीं करना है। कक्षा 2 के बच्चों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। अतः यहाँ आपके विकल्प में मूल्यांकन शब्द भी आ गया है, इसलिए इस विकल्प को भी हम क्या कर देंगे, काट देंगे। यह भी विकल्प हमारा सही नहीं है। अब हमारे पास तीसरा विकल्प दे रहा है योग, यानी जो जोड़ आप सिखा रहे हो उस जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। यानी शब्दों के द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो आपने ब्लैक बोर्ड पे या जो क्वेश्चंस आप समझा रहे हो तो वहाँ पे आपको बच्चों को शब्दों के द्वारा, बच्चों को इतना बढ़िया आप शब्दों के जाल में समझाइए कि बच्चे उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि बच्चे जो है मिट्टी के खिलौने होते हैं। एनसीएफ 2005 भी यह कहता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे सी विकल्प जो है सही लग रहा है। बाकी हम जब तक डी विकल्प को नहीं देखेंगे मैं यह कतई नहीं कह सकता कि सी क्या है। अब डी विकल्प को देख लेते हैं। सी कुछ हद तक सही है। अब डी कह रहा है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना, अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराने का क्या मतलब? शाब्दिक प्रश्नों को हम पहले कराते हैं, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल प्रश्नों को कराना चाहिए, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे न्यूमेरिकल के प्रश्नों को नहीं जानते, वे शाब्दिक प्रश्नों को जानते। इसलिए यह हमारा विकल्प डी भी गलत है। हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प सी ही सही है। अतः जो हमारा कक्षा 2 के विद्यार्थियों को जब एक शिक्षक जोड़ सिखाता है तो उसमें से उसको जो है योग के प्रश्नों को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम आपको अगले प्रश्न पे लेकर चलते हैं। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब त्रुटियों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? बच्चे करेंगे, करके सीखने के बारे में एनसीएफ बताता है। जब करके सीखेंगे तो गणित में त्रुटियां होनी है। ऐसा तो है नहीं कि करके सीखेंगे, बच्चा जो सीख के पैदा तो होता नहीं है।
तो जब करके सीखेंगे, हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि आप करके सीखो, तो करके सीखने में गणित में त्रुटियां होनी, गणित में क्या, हर विषय में त्रुटियां होंगी। तो यहाँ गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन सही है, गलत है, क्या है, कैसे हम बताएंगे उसके बारे में। पहला ऑप्शन दे रहा है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। हमने बताया एनसीएफ कहता है कि करके सीखना है तो गलतियां होंगी और गलतियों से अपने आप को सुधारा जाता है। तो यहाँ पे हमारा यह विकल्प क्या है, जब कोई स्थान नहीं है दे दिया, इसका मतलब यह विकल्प आपका क्या है, गलत, यह सही नहीं है। दूसरा कह रहा है गलत। अब गलत कैसे है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही, बच्चों में लापरवाही का कोई स्थान नहीं होता है, बच्चे लापरवाह ही होते हैं। यदि बच्चे लापरवाह न हो तो वह सीख ही नहीं सकते। उनके अंदर हमें संवेदनाएं पैदा करनी है, उन्हें समझाना है, उन्हें प्रोत्साहित करके सीखने के बारे में या समाज के बारे में या जो भी उनकी सोसाइटी है, छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना है। तो लापरवाही तो होनी है, बच्चे लापरवाह तो होते ही हैं। तो यहाँ यह गलत कह रहा है, लापरवाही का कोई स्थान आपके एनसीएफ 2005 ने नहीं बताया है, इसलिए यह भी आपका गलत। अब कह रहा है कि सही है। तो कैसे सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना कर। अब देखिए बच्चों द्वारा यहाँ रचना दिखा रहा है। बच्चे गलती करेंगे, गलती जब करेंगे हो सकता है कि अध्यापक दे दिया एक जो है चित्र बना करके लाओ, चित्र बना कर आम का चित्र दे दिया अध्यापक बनाने के लिए, और बच्चा चित्र बना रहा है आम का चित्र, कभी वह आम देखा नहीं है, आम केवल देख करके बना रहा है, तो गलती तो करेगा, पहली साइज में तो शेप में आएगा नहीं। तो वहाँ जब वो एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, अध्यापक उसे समझाएगा, बार बार वह उसे ब्लैक बोर्ड पर समझाए, ग्राफ के माध्यम से समझाए, प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाए, जैसे भी वो खेल के माध्यम से समझाए, या आम ले करके आए और आम का डायरेक्ट चित्र दिखा करके समझाए, तो वहाँ पे वह बच्चा सोचेगा, उसके दिमाग में तुरंत घर कर बैठेगा, या आम तो ऐसी चीज़ होती है, हमें ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए, सर जी हमें सही बता रहे। तो यहाँ पे यह बता रहा है कि सही, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना, यहाँ रचनात्मक कार्य दिखा रहा है, तो यह सही हो सकता है या सही होगा। परंतु हमें यह चीज़ चौथे विकल्प को देखने के बाद बताना होगा कि क्या यही सही है या चौथा से, क्योंकि हमारे ए और बी तो दोनों गलत हैं, क्योंकि दोनों जो है एक तो त्रुटियां बता दिया और एक तो स्थान नहीं है बता दिया। अब हमको केवल सी और डी में देखना है। सी हमें सही लग रहा है, डी को देखेंगे सही है तो फिर कैसे सही है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों का फिर हमने आपको अभी बताया क्वेश्चन नंबर 1 में एनसीएफ मूल्यांकन को बाहर कर देता है। यहाँ उसके प्राप्तांकों का फीडबैक, उसके फीडबैक को कहीं से कोई स्थान नहीं है, बच्चे के फीडबैक का कोई स्थान नहीं है। बच्चे का फीडबैक खुद ही अध्यापक है, बच्चे अध्यापक का फीडबैक देते हैं, न कि उनकी गलतियों से उनके फीडबैक को हम मूल्यांकित करेंगे। इसलिए यह भी जो है हमारा क्या है, यह भी हमारा गलत हो गया, अर्थात यह विकल्प सी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। आपने देखा होगा कक्षाओं में छोटे बच्चों को एक अध्यापक क्या करता है, एक बच्चे से बोलता है कि आप 2 एकम 2 बोलो, दूसरा बोलता है कि 2 दूना के 4, एक बोलता है आप क से कबूतर बोलो, दूसरा बोलता है ख से खरगोश, एक बोलता है ए फॉर एप्पल, दूसरा बोलता है बी फॉर बॉय, एक बोलता है 1 तो दूसरा बोलता है 2। यह क्यों होता है, आखिर इसका क्या मतलब है गणित में, और गणित के एनसीएफ 2005 में जो एनसीएफ 2005 कहता है उसके द्वारा गणित की पहेलियां समझाने में क्या मदद करती है, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। क्या प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में दे दिया, इसका मतलब यह गलत है। यहाँ प्रतिभा संपन्न से तो कोई मतलब ही नहीं है। कक्षा हमेशा समावेशी होता है, हमें बिल्कुल अंतिम व्यक्ति को यानी कक्षा के अंतिम बच्चे को देख करके चलना है, जो सबसे कमज़ोर हो और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से, हमें उस बच्चे को लेकर के
शिक्षा देनी है, समझानी है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो प्रतिभा संपन्न बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो यह गलत हो गया। अब कह रहा विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान, ठीक है कि बच्चों को मनोरंजन देना चाहिए, यह कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन मनोरंजन से यदि कुछ सीख मिले तो, यदि बच्चा कुछ सीखता है मनोरंजन देने के बाद, तो वहाँ तो यह सही हो सकता है, हो शायद हमारा बी कुछ हद तक सही हो, लेकिन अभी बी को छोड़ते हैं, हम सी पे चलते हैं और डी पे चलते हैं। शायद हो सकता है बी ही सही हो, लेकिन हो सकता है कि बी गलत हो सकता है कोई और दूसरा विकल्प सही हो, क्योंकि इनमें दोनों तो दिया नहीं है, इसलिए हम सी को चलते हैं। समस्या सुलझाने के कौशलों परखने में, यानी मूल्यांकन दे दिया, यहाँ परखने में दे दिया, इसका मतलब यह भी पूरा का पूरा गलत हो गया। अब आपके पास बच रहा है डी, बी के बाद डी बच रहा है, क्योंकि हमारे पास ए और सी तो गलत हो गया। अब कह रहा है डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित, बच्चों को प्रोत्साहित करने के बारे में समझा रहा है। तो बच्चों को प्रोत्साहित यहाँ सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी कि इसमें जो है हमारे बी और डी में आपका डी बाजी मार गया और बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अब हम आपको क्वेश्चंस नंबर 4 पे लेकर के चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 4 चल रहा है, कह रहा है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। गणित पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों में क्या विकास करना है जिससे गणित पढ़ाते हैं। विकल्प दिया हुआ है आपके सामने, इन विकल्प को देख करके हमको चलना है। ऐसे तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं कि हम यह काम कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने विकल्प क्या दिया हुआ है, उस विकल्प को देख करके चलना है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, क्या यह सही है? हम कह रहे हैं कि बच्चे की सोच को ही गणित के रूप में परिवर्तित कर देना। बच्चा कह रहा है कि घर से सर आज मैं आम लेकर के आया था। अब उस आम को कैसे गणित, आप बच्चे को समझाएंगे कि आप गणित के रूप में भी आम को समझ सकते हो सकता है कि बच्चा 5 आम लेकर के आए, 2 आम लेकर के आए, 1 आम लेकर के आए, तो वहाँ पे अध्यापक यह पूछ सकता है कि बताओ कि आपके पास कितने आम हैं, यानी उसके विचार को ही अध्यापक क्या कर रहा है, उसके विचार को ही परिवर्तित कर रहा है गणितीय रूप में। तो यह हद तक तो सही है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना यह हद तक सही है एनसीएफ 2005 के अनुसार। लेकिन आगे हम जब तक विकल्प बी सी डी यानी चारों विकल्प नहीं दे, सी टेट में आप हमेशा जल्दबाजी मत करिएगा, हमेशा चारों विकल्प देखिए और चारों विकल्प देखने के बाद एक बार यह सोचिए कि आखिर इन चारों में अच्छा कौन, सबसे बढ़िया सटीक बच्चे के ऊपर बैठता कौन है, उसको देखना है। ऐसे तो चारों विकल्प कभी कभी लगते हैं कि चारों विकल्प हमारे क्या है, सही ही है, सही ही चारों विकल्प हैं, तो आखिर उनमें से सबसे सही कौन है? इसलिए हमें सारे के सारे विकल्प पे ध्यान देना होता है। अब हमारे पास कह रहा है विकल्प बी, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। बच्चे के संदर्भ में आप गणित का क्या वर्णन कर देंगे भाई? बच्चे के संदर्भ में तो कोई गणित का वर्णन हो ही नहीं सकता, इसलिए यह विकल्प तो आप हटा दीजिए। अब कह रहा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना कब होता है? कक्षा 5 से ऊपर के बच्चों को समस्याओं के समाधान के ऊपर, यानी कक्षा 3 तक तो आप मानिए कि चलिए एनसीएफ कहता है कि कक्षा 1, 2, 3 तक के बच्चों को समस्याएं नहीं बतानी चाहिए, उनके पास बहुत ज़्यादा गुणागणित नहीं, शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा, वैकल्पिक चार्ट के द्वारा, आप डाउन्स के द्वारा या अन्य गतिविधियों के द्वारा आप गणित की शिक्षा उन्हें दीजिए। आप उन्हें अधिक से अधिक करके सीखने की
क्षमता दिखा करके सीखने के लिए तो हमेशा के लिए है, उच्चतर शिक्षाओं में भी करके सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे कह रहा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, यानी या तो कक्षा 5 से ऊपर चला गया, अतः हमारा प्राथमिक विद्यालय में दे रहा है यानी 5 तक कह रहा है, इसलिए यह चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अब कह रहा है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। अरे हमें अभी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना है कि उच्चतर विद्यालय के बारे में हम सोचेंगे? अभी आज अगर बच्चा कुछ सीख जाएगा तब तो उच्चतर के बारे में सोचेगा, इसलिए हमें आज पे फोकस करना है, बच्चे के ऊपर फोकस करना है, इसलिए यह उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना तो कोई मतलब ही नहीं होता। अतः आपके पास विकल्प क्या रहा, विकल्प 1 सही है। अब आपके पास अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ये साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा देने पर जोर देता है। अब कहता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है। पहला दे रहा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। अरे नैतिक शिक्षा तो देना है, लेकिन यह बाल केंद्रित शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। हमें बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब, यहाँ तो नैतिक शिक्षा देना हो गया, हमें बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब समझाना है कि बच्चे ऐसा करें कि वह खुद करके सीखें। खुद करें, या तो गलत करें तो गलती से भी सीखा जाता है, गलत करें तो भी सीखें कुछ, या सही करें तो करें। अब दूसरा कह रहा है यानी यह बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, यह आपका विकल्प कोई सही नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं, शायद संभवतः फिर हमको ऊपर नीचे से ऊपर जाना पड़े। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, यह तो कतई सही नहीं है। जहाँ किसी का अनुगमन और अनुकरण की बात आ जाए वह बिल्कुल ही आपका गलत है। यानी कि अनुगमन, अनुकरण, मूल्यांकन, दंड, नहीं शब्द, इन सब चीज़ों पे सी-टेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यानी यह आपका विकल्प बी तो बिल्कुल आंख मूंद के कह दीजिए कि यह गलत है। अब कह रहा है बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, संभवतः यही आपका विकल्प सही होगा। बाकी विकल्प डी को भी हम देख लेते हैं। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तो देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्णतया बच्चों को स्वतंत्र नहीं करना चाहिए, बच्चों के कार्यकलापों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे करके सीख रहे हैं तो हमें छोड़ दिया, क्या कर रहे हैं उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमें उनकी हर कार्यकलाप को देखना है, लेकिन उन्हें दंडित न करते हुए, उन्हें समझाते हुए उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें शिक्षा उनके कार्य के अनुरूप देना चाहिए। तो यह आपका विकल्प डी ही भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या विकल्प, बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, विकल्प सी आपका सही है। यानी उनकी अभिव्यक्ति, बोलने के लिए बच्चों को हमेशा कक्षा में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर कक्षा अध्यापक से प्रश्न पूछ रहा है तब तो वह अध्यापक बताएगा और वह बच्चा सीखने की क्षमता अपने अंदर पैदा करेगा और अपने आप को सारे बच्चों के बीच समायोजित करने का प्रयास करेगा। अतः विकल्प आपका सी सही है। अब आगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन आ रहा है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब यदि कक्षा 2 का बच्चा है और हासिल वाला प्रश्न कर रहा है, उसके सामने जब हासिल वाला प्रश्न कर रहा है तो समस्या का समाधान करने यानी कठिनाई हो रही है, उसे जोड़ने में कठिनाई हो रही है। इस समस्या का मूल कारण क्या है, बच्चा आखिर जोड़ क्यों नहीं पा रहा है उस प्रश्न को, उसके अंदर क्या कमी है कि वह बच्चा समझ नहीं पा रहा है। संख्याओं का ज्ञान नहीं है कि शून्य का ज्ञान नहीं है कि संख्याओं को जैसे एक दूसरे से जब हासिल ले रहा है तो दूसरे में उसको पुनः जोड़ नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें देखना है। हमारे पास विकल्प दिया हुआ, इन विकल्पों में देखना है कि इस समस्या का मुख्य कारण क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में रुचि का अभाव, इसको तो एनसीएफ 2005 हटा देता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जोड़ घटाने से इससे कोई मतलब नहीं है, या अर्थात यह विकल्प आपका गलत हो गया। इस समस्या का मुख्य कारण यह नहीं है कि गणित में उसको रुचि नहीं है उसके पास क्या, हमारे पास बी कह रहा है कि अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। आखिर अंकित मान और स्थानीय मान
में के अंतर से यदि वह समझ भी जाता है तो हासिल वाले प्रश्नों को जोड़ेगा, तो जब हासिल मिलेगा उसको दूसरी संख्याओं में जोड़ेगा तो वह कैसे आएगा। तो यहाँ इससे भी कोई उसको मतलब नहीं है, अंतर उसको आएगा तो नहीं आएगा, तो यह भी आपका विकल्प गलत है। अब कह रहा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव। शून्य की महत्व के समझ से उसको क्या मतलब है? शून्य की महत्व भी वो अगर वो समझ लेता है तो यह भी आपका विकल्प क्या हो गया? गलत हो। कर पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ, हमने आपको अभी ऊपर बताया, यदि हासिल लेता है तो उस हासिल को दूसरे में पुनः जोड़ता है, यह चीज़ उसको आ रहा है नहीं आ रहा, यह सबसे अधिक मायने रखता है। हासिल वाले प्रश्नों को हल करते समय जोड़ में खासियत, अतः आपका यह विकल्प डी सही है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज मैथ पेडागॉजी में केवल हम जो है आपको मैथ के पेडागॉजी के बारे में बताया, गणित के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताया। गणित के क्वेश्चंस किस प्रकार से सीटेट में आते हैं ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताता है, ये सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं, इसको भी लेकर के हम चलेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। हमारे और भी मित्र दोस्त जो भी आपके चैनल पे आते हैं पढ़ाने, वो भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।